Hello students, I am Parvinder Singh and today our topic is communication services which is related to the chapter business services class 11. इससे पहले हमने डिस्कस किया था बैंकिंग, इंश्योरेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में। कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट एक सर्विस हो गया है जो कि हर बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। विदाउट कम्युनिकेशन सर्विसेज बिजनेस स्मूथली आप वर्क नहीं कर सकते हैं। आप अपने मैसेज, आइडियाज, व्यूज एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज होती क्या है। कम्युनिकेशन सर्विसेज refers to exchange of ideas, views, message between two or more persons। कम्युनिकेशन सर्विसेज में हम अपने आइडियाज, व्यूज को, मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए हमें कोई बात करनी है, कोई मैसेज पहुंचाना है किसी को, हम मान लीजिए बरेली सिटी में है, हमें दिल्ली बात पहुंचानी है तो हम कैसे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो बीच का गैप है, जो दूरी है, वो कम्युनिकेशन सर्विसेज लेने के बाद वो गैप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे हैं। आजकल तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में ये भी फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। पुराने मेथड्स में लेटर्स वगैरह भेजते थे, वो भी सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन थ्रू इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज आप कहीं पे भी बैठ के किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। मीन्स जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज ने खत्म कर दी है। तो इसी के बेस पे हमारा बिजनेस स्मूथली एक्टिविटीज करता है, स्मूथली काम करता है। तो अब बात आती है कम्युनिकेशन सर्विसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज मींस क्या होता है, जब आप रिटर्न में किसी को मैसेज पहुंचाते हैं, एनवेलप्स के थ्रू रिटर्न में जब आप मैसेज किसी को कम्युनिकेट करते हैं, बात पहुंचाते हैं, वो किसमें आ जाता है, आपका पोस्टल सर्विसेज में। पोस्टल सर्विसेज की जो मेन फीचर्स आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जितनी भी सर्विसेज है उनको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये अंडर गवर्नमेंट है। कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। उस डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसको सब इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसकी जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है ये सारी किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मींस गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज एट नेशनल लेवल। नाउ द सेकंड फीचर ऑफ द पोस्टल सर्विसेज एट इंटरनेशनल नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज है ये हमारे इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है, ये आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप पोस्टल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में भेजना चाहते हैं जहाँ पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी वहाँ पे पहुँचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोस्टल सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे हमें दो तरह का फायदा होता है कि एक तो नेशनल लेवल में कहीं पे भी सर्विस इसका फायदा ले सकते हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका फायदा ले सकते हैं कि बाहर बैठे जो हमारे रिलेटिव्स हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई और फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लोग इस सर्विसेज के तहत हम अपने व्यूज, मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज लगभग हर पोस्ट ऑफिस, बड़े पोस्ट ऑफिस में शुरू करा दी है कि जहाँ पे हमें फाइनेंशियल स्कीम्स भी अवेलेबल करा दी है। पहले सिर्फ पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल थी, पोस्ट मींस आप सिर्फ अपने लेटर से पोस्ट कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसको ऑन द बेसिस ऑफ बैंक की तरह देखते हुए इनको छोटी जो सेविंग्स में भी ट्रांसफर कर दिया। सेविंग्स फैसिलिटीज भी चलाई जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई इसके अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक स्कीम है जो जहाँ पे एम्प्लॉइज का फंड जमा होता है और कंपनी अपने हिस्सेदारी उसमें जमा करती है, जिससे वहाँ पे जमा करने के बाद इंटरेस्ट रेट के साथ बिग अमाउंट एम्प्लॉइज को आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है। किसान विकास पत्र मींस किसानों के लिए फैसिलिटी थी, किसान ये सर्टिफिकेट्स को खरीद कर और वहाँ पे पैसा जमा करें और आफ्टर सम टाइम दे विल बैक बिग अमाउंट। और आता था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसे ही बहुत सारी
फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने इसके तहत पोस्टल सर्विसेज के अंदर। आपने देखा होगा रेगुलरली कई बार मंथली बेसिस पे भी आप इसमें जमा कर सकते हैं अपने पैसे, मींस स्मॉल सेविंग्स को जमा करने का भी इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है स्पीड पोस्ट कंप्लीट विद द कोरियर सर्विस। अब पोस्टल सर्विसेज में आज के मॉडर्न टाइम में क्या होगा कि पुराना जो मेथड था हम लोग गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से ही सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन बीच में प्राइवेट सर्विसेज भी आ गई जिसे कोरियर सर्विस बोला जाता था। वो क्या करते थे, डेस्क टू डेस्क पार्सल उठाते थे और जहाँ पे डिलीवर करना था ऑन दी डेस्क पे ही वो डिलीवर करते थे। मींस कहीं पे ना तो सेंटर को जाने की जरूरत थी ना रिसीवर को जाने की कहीं पे जरूरत थी। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी उसको कंप्लीट करने के लिए एक अपना नया स्पीड पोस्ट सिस्टम चलाया जो कि उसको कंप्लीट करता था कोरियर सर्विसेज को। कोरियर सर्विस प्राइवेट सर्विस थी, उसको कंपटीशन फेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया अपना स्पीड पोस्ट। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पहले पोस्टेज सर्विसेज थी वो बहुत डिले थी, बहुत समय में लेटर पहुंचते थे, बहुत समय लगता था उसमें। तो गवर्नमेंट ने इन मैसेज को डिलीवर जल्दी करने के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है, स्पीड पोस्ट। इवन चार्ज इसका ज्यादा है लेकिन इसकी जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। नाउ मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। कुछ मेल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट इज यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जिसने जो रिसीवर सेंडर होता है वो एक एनवेलप, उसमें एनवेलप देने के बाद स्टैम्प लगाकर एक कहीं पे भी काउंटर में भी जहाँ पोस्ट ऑफिस के जहाँ पे लेटर्स को पोस्ट किया जाता है उस काउंटर में डाल देता है। और इसकी जो चार्ज आता है वो 3 एनवेलप्स मींस 3 एनवेलप्स पे 1 रुपया चार्ज जाता है। और आप कहीं पे भी एक ऑर्डिनरी किसी भी काउंटर पे जाकर पोस्ट ऑफिस के वहाँ पे इसको लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। ये एक सर्विस में पहली वाली सर्विस है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसेज। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसेज का इसका नाम ही जैसे रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टैंप्स लगाई जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आता है, लेकिन आपको इसका प्रूफ हो जाता है कि ये लेटर जो है आप अपने सेंडर रिसीवर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसमें चांसेस हो सकता है डिले भी हो सकती है, कई बार ये जो यूपीसी अंडर पोस्टल सर्विस सर्टिफिकेट है ये पहुंच भी नहीं पाता कई बार। लेकिन जब इसकी आप रजिस्टर करा देते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मेनली जो ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी के तहत हम पहुँचते हैं। जैसे किसी वकील ने कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट पहुँचाना है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, वहाँ पे आपको स्लिप मिल जाती है, वो आपके लिए प्रूफ होता है कि ये लेटर मैंने रजिस्टर कराया था, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। इवन उसकी आजकल आप ऑनलाइन के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि अभी वो कहाँ पहुंचा है, लोकेशन भी एग्जैक्ट पता चल जाती है क्योंकि आपको रजिस्टर्ड नंबर अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट आता है पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट में पार्सल्स भेजे जाते हैं, कुछ सामान भेजा जाता है। ये सर्विसेज सिर्फ पार्सल्स के ही रिलेटेड है, ये बहुत अच्छी सर्विस है। सबसे पहले लेटर्स पोस्ट ही हुआ करते थे, सामान पहुँचाने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, फिर गवर्नमेंट ने एक अलग ही सर्विस प्रोवाइड कर दी जिसमें पार्सल पोस्ट किया जाता था। नेक्स्ट आता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट मैंने इसके फीचर्स में भी बताया है। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि अगर आप इसका चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका फ़ायदा ये है, चार्ज तो ज़्यादा जाता है लेकिन फ़ायदा इसका क्या है कि आपको ये जो स्पीड है इसकी पोस्ट की वो क्या है बहुत ज़्यादा है, बहुत कम समय में ये रिसीवर तक आप पोस्ट को पहुँचा सकते हैं। हाई डिलीवरी चार्जेस के क्या रहते हैं हाई, और ये इसलिए चलाया गया था कि कोरियर सर्विसेज को कंप्लीट किया जा सके। मोस्टली जो आजकल हम यूज करते हैं पोस्टल सर्विसेज में वो स्पीड पोस्ट का ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपने पोस्ट को डिलीवर कराना होता है, पहुंचाना होता है रिसीवर के पास, तो स्पीड पोस्ट की मदद लेते हैं। फिफ्थ है कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विस जो है ये प्राइवेट सर्विस है, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, तो गवर्नमेंट और पोस्ट ऑफिस में नहीं है। कोरियर सर्विसेज में फायदा ये होता है कि प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं। ये आपके ऑफिस से, जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ से लेटर या जो भी पार्सल है वहाँ से रिसीव करेंगे और जहाँ इसको पहुँचना है उसके वहाँ ऑन द डोर ये सर्विस प्रोवाइड की जाए, डोर टू डोर सर्विस बोल सकते हैं इसको। और इसे प्राइवेट सर्विस है, चार्जेबल, चार्ज इसका भी क्या जाता है ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू दी गवर्नमेंट। जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर कोरियर सर्विस का सबसे ज़्यादा चार्ज आता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है और ऑन द डोर, डोर टू डोर होता है, मींस इसको मिसिंग के
चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, डिले बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है अदर सर्विसेज जो पोस्टल सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं, वो है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर एंड ई-बिल पोस्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। आप आजकल पोस्ट ऑफिस में जाके इलेक्ट्रॉनिक पैसे का भी लेन देन इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी चलाएगी जब से हमने ग्लोबलाइजेशन किया है, तो मनी ट्रांसफर जो है थ्रू पोस्ट ऑफिस से आप कर सकते हैं जहाँ पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो। सो दीज आर द पोस्टल सर्विसेज अंडर विच आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज इज टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विस ये तो सिर्फ मोस्टली ज्यादातर इसमें रिटन डॉक्यूमेंट से या पार्सल से आप सेंड करते हैं। इसमें आप अपने व्यूज आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, ओरली बोल के या लिख के सेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ डिवाइसेस भी यूज होते हैं। तो टेलीकॉम सर्विसेज ज़्यादा पॉपुलर हो गई है इन कंपैरिजन टू दी पोस्टल सर्विसेज, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटी है वो ये है कि आपको सिर्फ जो डिवाइसेस या जो कनेक्शंस अवेलेबल होने चाहिए, मैसेज आपका तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है। इसमें ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचता है, तो ये ज़्यादा इससे इन कंपैरिजन टू दी पोस्टल सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज बहुत ज़्यादा फास्ट है। इंटरनेट सर्विस अच्छी होती है तो और जल्दी चला जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने डेवलप किया है ये टेलीकॉम पॉलिसी 1999 टेलीकॉम सर्विसेज को 1999 में उन्होंने बनाया, लेके आए। एंड ब्रॉड पॉलिसी कब लेके आए 2004 में गवर्नमेंट ने। और जैसे जैसे हमें पता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, हमने अपने आप को भी चेंज किया। गवर्नमेंट ने पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ टेलीकॉम सर्विसेज किया 1999 में एंड ब्रॉडकास्टिंग किया 2004 में। नाउ द टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं टेलीकॉम सर्विसेज में। फर्स्ट आता है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। इसमें आप वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा सर्विसेज जैसे पीसीओ आप बात कर सकते हैं। इसमें सेलुलर मोबाइल फैसिलिटी होना क्या है जरूरी है। मींस जब भी आप सेंडर जब किसी से बात करेगा या उसका नेक्स्ट जो दूसरी तरफ रिसीवर होगा उसके पास भी मोबाइल होना जरूरी है। आप रिटर्न भी भेज सकते हैं और ओरली भी आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो पेजिंग सर्विस। ये बहुत पुराना मेथड है रेडियो पेजिंग सर्विस। ये एक डिवाइस होता है जिसमें आप जो एक रेंज डिसाइड होती है कि इतनी रेंज में ही आप किसी से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिवाइस इसका जैसे आपने देखो वॉकी टॉकी होता है, उसका रेंज कंफर्म क्लियर होता है। एक उससे बड़ा डिवाइस आता है, उसका एरिया क्या होता है बहुत ज़्यादा है। मीन्स दोनों के पास वो डिवाइस होना जरूरी है। और ये ज़्यादातर कोड वर्ड्स या फ्रिक्वेंसी पे डिसाइड होता है, पहले हम फिक्स करते हैं, लोकेशन का पता नहीं होता। तो इससे रेडियो पेजिंग जो सर्विस है ये बहुत पुरानी सर्विस है। ये डिवाइसेस रेडियो आपको मिल जाएंगे नेट पे, आप देखेंगे डिवाइसेस में आपको वॉकी टॉकी की तरह इसका डिवाइस होता है, वैसे इसकी मशीन आपने देखी होगी। सो ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट आता है फिक्स लाइन सर्विसेज। इसमें आपको केबल्स बिछाई जाती हैं, या तो पोल्स भी होती हैं या अंडरग्राउंड आपने देखी होगी रोड्स के साथ साथ। तो केबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है वो किसमें आ जाता है आपका फिक्स लाइन सर्विसेज में। लाइनें इसमें फिक्स रहती हैं। पहले क्या था कि आपने देखा पोल्स के ऊपर लाइनें चलती थी, वहाँ पे वायर्स का टूटना ज़्यादा रहता था, इसलिए उन्होंने आजकल अंडरग्राउंड वायर्स कर दिया, फिक्स वायर कर दिया है। केबल्स पूरे कंट्री में ही वो केबल्स बिछी रहती हैं, जिससे कि आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं। केबल्स के थ्रू ही इसका कम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ पे केबल्स नहीं थी, कनेक्शन नहीं थे, वहाँ पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस सर्विसेज में फिक्स लाइन सर्विस आती है, केबल सर्विस आ गई। ये फिक्स लाइन था, इसमें केबल सर्विस आ गई। केबल सर्विसेज ज़्यादातर परमिशन गवर्नमेंट परमिट करती है कि इतने एरिया में आप केबल्स अवेलेबल करा सकते हैं। ज़्यादातर ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे शहरों में होता है कि आपके यहाँ केबल कनेक्शन है, टीवी के साथ इसका कनेक्ट किया जाता है, एलईडी एलसीडी के साथ। तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट को ज़्यादा शो करने के दिखाने के लिए ये केबल सर्विसेज प्रोवाइड की गई। इसके लिए आपको लाइसेंस एरिया जो होता है उसी में आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उससे बाहर आप केबल्स प्रोवाइड नहीं करा सकते। पहले ये अर्बन एरियाज में ही था, धीरे धीरे इसको रूरल एरियाज में भी लेके आया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट इनको क्या किया परमिट किया गया। मोस्टली ये केबल सर्विसेज जो है एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जिसे बोला जाता है वीसैट, और ऑन द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। इसके लिए किसी भी वायर या केबल की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सैटेलाइट के बेस पे है। सीधा सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट होते ही ये दूसरे से क्या कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो इसका जितना जो सारा बेस है वो किसके ऊपर आता है, आपका सैटेलाइट के बेस पे आता है। इसके ऊपर आता है
सैटेलाइट के थ्रू ही आप कम्युनिकेशन करते हैं। आपको किसी भी केबल्स या वायर्स या किसी भी बीच में की जरूरत नहीं है। आप सीधा आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो कनेक्ट करता है आपके किसके साथ, लेकिन इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक और नेट फैसिलिटी होना क्या है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है डीटीएच। डीटीएच तो सभी लोग जानते हैं, एक आपको एंटीना लगाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आता है इसका। डीटीएच सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रखा है और बहुत सारे चैनल्स आते हैं, आप किसी भी सब्सक्राइब करके कोई भी चैनल आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। फ्री सर्विसेज आती है, कुछ पेड सर्विसेज आती हैं, अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये डीटीएच सर्विसेज जो ये भी ज़्यादातर एंटरटेनमेंट या न्यूज़ के लिए या टीवी सीरियल्स के लिए देखा जाता है। सो दीज आर द टेलीकॉम सर्विसेज व्हिच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज, अब इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, बैंक सब जो बैंकिंग सर्विसेज थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 4 का, इसीलिए कुछ पॉइंट्स जो मैं दोबारा से सोच रहा हूँ आपसे के साथ डिस्कस कर सकूँ। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन पेमेंट को जिससे बोल सकता है डिजिटल कैश मींस आप कैश को छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं और एक जगह से दूसरी जगह आपका कैश क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। आप किसी को भेज भी सकते हैं और किसी से पैसे रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ई बैंकिंग सर्विसेज में कौन कौन से सर्विस। फर्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो एक बैंक इशू करता है अपने अकाउंट होल्डर को। इसका फायदा क्या होता है कि डेबिट कार्ड में ऑलरेडी पहले से आपके पास पैसे होने जरूरी है। पहले पैसे होने का मतलब आपके पास अकाउंट में पहले से ऑलरेडी पैसे हैं, तभी आप उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप उस कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉल में गए हैं, आपने कोई चीज़ परचेस कर ली, परचेस करने के बाद आपने कहा कि हमारे हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड से जैसे ही डेबिट कार्ड उसमें मशीन में स्वैप करते हैं आप लोग, स्वैप करने के बाद आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, आप फीड कर देते हैं, अमाउंट मांगता है, फिर पिन मांगता है, कोड जो आपके पास होता है वो आप ही उसमें फीड करते हैं। फीड करने के बाद जैसे ही आप फीड करेंगे, ओके करते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उस शॉप या मॉल वाले के अकाउंट में जो ऑनर होगा उसका या जिसका अकाउंट होगा, तो आपके अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। मींस आपको कैश में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑन दी स्पॉट पेमेंट, और आपके साथ पास मैसेज आ जाएगा, इवन आपको स्लिप भी मिल जाएगी कि इतना पेमेंट इस बंदे को हमने कर दिया है प्रूफ के तौर पे। तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी गवर्नमेंट जो बैंक्स प्रोवाइड करता है जिनके खाते में ऑलरेडी पैसा है, दीस फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली दोज अकाउंट होल्डर्स हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द मनी इन देयर अकाउंट्स। नहीं सफिशिएंट पैसा है, अगर आपने परचेसिंग ज्यादा कर ली है, पैसा कम है, तो वो डेबिट कार्ड से आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये मींस आपको बैंक अपनी तरफ से पैसा देता है, पहले एक लिमिट बाउंडेशन होती है। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लॉयल ईमानदार व्यक्तियों को दिया जाता है, अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है जिनकी बैंक में रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल या लेन देन बहुत अच्छा है। तो बैंक उन्हें लिमिटेड अमाउंट की क्या देता है, फैसिलिटी देता है कि आप 50,000, 1 लाख या 5 लाख तक परचेजिंग कर सकते हैं, या इससे आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं अप टू दी लिमिट। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यही फर्क है कि डेबिट कार्ड में ऑलरेडी आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक ऑफर करता है, अपनी तरफ से परचेजिंग करवाता है, अपनी तरफ से पैसा देता है, बाद में आपसे वो पैसा विद इंटरेस्ट ले लेता है, लेकिन इसमें लिमिट होती है कि आप कितने तक पैसा यूज करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड भी सेम ऐसी यूज होता है जैसे डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, कोड डालते हैं और पैसे जो बैंक के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है उसके अकाउंट में जिससे आप परचेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है NEFT, नेफ्ट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फैसिलिटी एक बैंक बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को, तो आप इस फैसिलिटी के तहत एक अकाउंट होल्डर किसी भी जगह पे कहीं पे किसी के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि मिनिमम अमाउंट आप कितना भी भेज सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कितना भी अमाउंट आप इसमें सेंड कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे पैसा ऑन द स्पॉट उसके खाते में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ टाइम तो लेता है लेकिन ये बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। मींस आपको कैश इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं है।
कितना भी अमाउंट है इसमें ये फैसिलिटी, बिग अमाउंट भी आप इसमें ले जा सकते हैं, बहुत कम अमाउंट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप मान लो बॉम्बे से हमने दिल्ली में पैसा मंगवाना है, तो वहाँ की जो डिस्टेंस है लाने ले जाने का जो रिस्क है, इन फैसिलिटीज के तहत ये रिस्क आ जाता है, खत्म हो जाता है। आप वहीं बैठे अपने अकाउंट में बैंक में बैठ के ही अपने अकाउंट से पैसा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा आपका दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का फायदा ये है कि रियल टाइम का मतलब ऑन द स्पॉट, इसमें डिले के चांसेस नहीं रहते हैं। इवन नेफ्ट में भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन RTGS में डिले के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऑन द स्पॉट आप पैसा उसके खाते में ट्रांसफर होता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब पूरा विदाउट एनी कटिंग लेस और मिस जंपिंग, मिस बिना किसी रुकावट के पैसा ऑन द स्पॉट उसके खाते में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि पैसा एक बार ट्रांसफर होने के बाद आप वापस नहीं मंगवा सकते ये, क्योंकि उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है जिसके खाते में आपने भेजा है। सो अगर आप चाहें कि गलती से भी किसी के खाते में ट्रांसफर हो गया तो वो उसके पैसे जो अमाउंट जो आपका वो कभी भी आप वापस नहीं मंगवा सकते। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, कि मिनिमम जो लिमिट है वो 2 लाख, मींस 2 लाख से नीचे आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे थ्रू RTGS। लेकिन नेफ्ट के थ्रू आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है। सो इसका जो लिमिट है वो कितना है, 2 लाख। कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, नेफ्ट कराना पड़ेगा, RTGS आप नहीं करा सकते। दोनों ही केसेस में नॉमिनल चार्जेस लिया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ अमाउंट कितना आप ट्रांसफर कराना है, बैंक आपसे क्या करता है, चार्ज करता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट आता है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये बहुत पॉपुलर है, 24 आवर्स काम करता है। आपने देखा होगा बॉक्स लगा रखे हैं, जगह जगह पे गार्ड्स बैठे हुए हैं। ATM मशीन वहाँ पे लगी हुई है, एक मशीन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें आप क्या करते हैं, प्लास्टिक कार्ड को स्वैप करते हैं या इंसर्ट करते हैं। उसके बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है, बैलेंस की इंक्वायरी करना चाहते हैं या अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये आप कभी भी इन 24 आवर्स, छुट्टी वाले दिन भी आप पैसा निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत है। ये 24 आवर्स काम करते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इवन रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा इसको फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले ये अर्बन एरियाज़ में थी ज़्यादातर, तो ये फैसिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपके पास एक प्लास्टिक कार्ड, उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आपका ही कार्ड, आपको पिन नंबर होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी वो मांगेगा आपको उसमें फीड करनी है। उसके बाद आप पैसा विड्रॉ करना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें या डिपॉजिट करना, इवन डिपॉजिट करने की फैसिलिटीज कुछ मशीनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ई-कैश। ई-कैश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने पैसा ट्रांसफर किया, जैसे आप अपने मोबाइल से, ये तो मोस्टली जो सर्विसेज है जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसमें ज़्यादातर नेट की, जैसे यहाँ पे ये दोनों सर्विसेज RTGS और नेफ्ट जो है बैंक से होंगी, ATM मशीन ये मशीन में होगी। लेकिन ई-कैश जो फैसिलिटी है ये मॉडर्न आज की नई टेक्नोलॉजी में आ गई है, नई मॉडर्न आप उसमें आई है। इसमें क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल से ही एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मोस्टली जो पॉपुलर ऐप्स हैं भीम या पेटीएम, तो इसमें इसके जरिए आप अपना पहले से इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के बाद आपको मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से ही घर बैठे कहीं पे भी बैठे आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक कंपनी के दूसरे अकाउंट में परचेजिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग भी हो जाती है। तो ई-कैश जो है फैसिलिटी है, लेकिन जिसके लिए आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगे अपने मोबाइल में। इंटरनेट फैसिलिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप ई-कैश ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, इसका यूज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐप के लिए ट्रांजेक्शन जो होगी उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन आपका होना क्या है, जरूरी है। फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी भी आपके पास बहुत जरूरी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ई-बैंकिंग सर्विसेज which discussed in this video. Students, today we complete the chapter number 4, our business services. I think you understand each and every point. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी लगता है कि कोई आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप जितने भी नोट्स हैं इसके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss the next chapter. Thank you. Have a nice day.